साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे अनुनाद होता है, कैसे अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन पर स्थित सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड से संयुक्त होते हैं और ये संयुग्म निकाय क्या होता है ये पिछले भाग में हम जान चुके हैं। फिर भी आप देखें संयुग्म निकाय क्या होता है। जब किसी ओपन चेन या चक्रीय निकाय में एकांतर एकल और डबल बॉन्ड होते हैं, यानी एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड इस तरह का होता है, तो इस तरह की निकाय को हम संयुग्मित निकाय कहते हैं। ये बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। जिस तरह से आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन को, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिलोकलाइज्ड यानी विस्थापित हो जाते हैं और ध्रुवता उत्पन्न करते हैं। आइए हम देखते हैं अनुनाद से क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम अम्लों की सामर्थ्य की। चूँकि आप जानते हैं अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं और जो प्रोटॉन आसानी से दे देते हैं, जो जितनी जल्दी आसानी से प्रोटॉन का दान करते हैं वो उतने ही अधिक प्रबल अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे हम केवल कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे। यहाँ पे जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल भी आयनित होकर के H आयन देता है, लेकिन ये अम्ल की तरह व्यवहार नहीं करता, ये उदासीन की तरह व्यवहार करता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी H आयन देता है, लेकिन ये अम्ल की तरह व्यवहार करता है। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर है, इसको हम अनुनाद के आधार पर समझ सकते हैं। ये दोनों ही H आयन दे रहे हैं, फिर भी एल्कोहल उदासीन है लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय है। इसका कारण क्या है? देखिए, आप यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल को लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो R यानी एल्किल समूह होता है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन होते हैं। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड रहता है, तो ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। इनमें अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण जो RCOO माइनस आयन है ये अधिक स्थायी हो जाता है। देखिए, RCOO आयन की दो संरचनाएं संभव हैं। एक तो देखिए, पहले O पर डबल बॉन्ड है, दूसरे O पर सिंगल बॉन्ड है, इसमें एक माइनस ऋणावेश है। दूसरे में ये चेंज हो गया, यानी यहाँ से जो डबल बॉन्ड यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पर स्थानांतरित हो जाते हैं और यहाँ का इलेक्ट्रॉन युग्म इस बॉन्ड पर स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से इस पर सिंगल बॉन्ड बचता है, यहाँ पे माइनस आवेश आ जाता है और इधर डबल बॉन्ड हो जाता है। इस तरह से ये दो अनुनादी संरचनाएं इसकी पाई जाती हैं। इनको हम एक साथ अनुनाद संकर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हम हाफ ऋण आवेश ऊपर वाले ऑक्सीजन पे, हाफ ऋण आवेश नीचे वाले ऑक्सीजन पे लिखते थे। तो ये जो अनुनाद है, इस अनुनाद के कारण ये जो आयन है ये आयन अधिक स्थायी होता है, इसीलिए इसमें से H आयन निकलता है, ये विलयन में काफ़ी देर तक रहता है। जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता। अल्कोहल का जो आयन है ये अत्यंत अस्थायी है, ये विलयन में बिल्कुल नहीं टिकता, तुरंत जुड़ के फिर से ROH बना लेता है, इसलिए ये कैसा है, उदासीन है। आइए हम बात करते हैं क्षारकों के सामर्थ्य की। क्षारकों के सामर्थ्य की व्याख्या भी हम अनुनाद के आधार पर कर सकते हैं। जैसे एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन की तुलना करें अगर, तो जो एलिफेटिक एमीन होती है उनमें इलेक्ट्रॉन युग्म हमेशा नाइट्रोजन के पास ही रहता है। जो लोन पेयर होता है वो नाइट्रोजन के पास ही बना रहता है, तो वो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेते हैं। ये जो नाइट्रोजन के पास वाला इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आसानी से इसको दे करके और ये इससे जुड़ जाता है। इसमें कहीं पे भी कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एलिफेटिक एमीन्स में, इसलिए इसमें अनुनाद संभव नहीं होता। जबकि एरोमेटिक एमीन जैसे अपन एनिलीन की बात करें तो इसमें
आप पहले भी देख चुके हैं। एनिलीन की जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, और इन अनुनादी संरचनाओं में जो ऋणावेश है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है नाइट्रोजन का, वो पूरे रिंग में स्थानांतरित होता रहता है। इसलिए नाइट्रोजन के पास केवल इस एक संरचना में इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, बाकी सभी संरचनाओं में इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन नाभिक के अंदर पहुंच जाता है। इसलिए ये इसकी जो क्षारकता है वो कम है। अब बात करें हम बेंजीन की संरचना की। केकुले ने और डेवान ने अलग अलग संरचनाएं दी हैं बेंजीन की, क्योंकि किसी एक संरचना द्वारा हम बेंजीन के सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो केकुले ने 2 अनुनादी संरचनाएं दी और डेवान ने ये 3 अनुनादी संरचनाएं दी, और इसके अनुनाद संकर को हम इस तरह से या इस तरह से 2 प्रकार से इसको दर्शाते हैं। एलिल कार्बोनियम आयन की जो स्थायित्व है उसको भी हम अनुनाद के प्रभाव के आधार पर समझ सकते हैं। आप एलिल समूह जानते ही हैं, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड वाला होता है। तो इसमें ये दो अनुनादी संरचनाएं हो सकती हैं। एक तो इस पर कार्बन पे प्लस आयन है, या इस पहले वाली कार्बन पे प्लस आयन है। ये डबल बॉन्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता रहता है, और इसको हम संकर के रूप में इस तरह व्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेरणक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव की तुलना की। ये दोनों प्रभाव हैं, इनमें कुछ समानताएं भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं। तो पहले समानता की बात कर लें। तो जो प्रेरणक प्रभाव और अनुनाद या मेसोमेरिक प्रभाव दोनों ही स्थायी प्रभाव हैं, अणु पर जुड़े हुए किसी समूह के कारण ही होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की तरह अस्थायी नहीं है। दूसरा, इनके भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं। ये दोनों प्रभाव भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को प्रभावित करते हैं, और ये अभिक्रिया दर, अम्ल क्षार सामर्थ्य, हैलाइड की क्रियाशीलता, एरोमेटिक स्पीशीज के प्रतिस्थापन प्रभाव इत्यादि को बताते हैं। अब हम बात करें इनके अंतर की, तो दोनों में जो अंतर है, मुख्य अंतर ये देख लें कि जो प्रेरणक प्रभाव है वो संतृप्त यौगिकों में पाया जाता है, जबकि अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव हमेशा संयुग्म असंतृप्त यौगिक जिनमें संयुग्मी तंत्र पाया जाता है, यानी जिसमें एकांतर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होता है, उनमें ही पाया जाता है। दूसरा अंतर यह है कि जो प्रेरणक प्रभाव है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जबकि अनुनाद प्रभाव या मेसोमेरिक प्रभाव में पाई बंध या एककी इलेक्ट्रॉन युग्म ही भाग लेते हैं। तीसरा अंतर है सिग्मा बंध के जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अपने स्थान से थोड़ा सा विस्थापित होता है, जिससे अणुओं पर आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश आता है। जबकि अनुनाद प्रभाव में इलेक्ट्रॉन पूर्णतः स्थानांतरित हो जाता है, उस पर एक धनावेश या पूर्ण ऋणावेश मन होता है। माने देखिए आप, प्रेरणक प्रभाव में आंशिक आवेश आता है, इसमें पूरा आवेश आता है। चौथा अंतर है कि जो प्रेरणक प्रभाव है इसमें जो साझिका इलेक्ट्रॉन युग्म है बहुत कम शिफ्ट होता है, थोड़ा सा स्थानांतरित होता है, जबकि मेसोमेरिक प्रभाव में ये जो पूरे एक श्रृंखला के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थानांतरित होता है। जहाँ तक इसको संयुग्मी संरचना प्राप्त होती है वो पूरे में स्थानांतरित होता रहता है। और जो प्रेरणक प्रभाव की जो प्रभाव है वो 2 कार्बन से 3 कार्बन तक जाते जाते नगण्य हो जाता है। चलिए अब बात करें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की। ये भी एक प्रभाव है, अस्थायी है। ये प्रभाव कैसा है? अस्थायी है। अपन ऊपर जो 2 प्रभाव पढ़ चुके हैं वो दोनों प्रभाव स्थायी होते हैं। ये अस्थायी इस मायने में है क्योंकि ये केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में ही ये प्रभाव उत्पन्न होता है। आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बनिक यौगिकों में देखा जाता है। इस प्रभाव से आक्रमणकारी अभिकारकों की मांग के अनुसार बहुबंध से बंधित परमाणुओं में एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन होता है। क्या होता है इसमें? ये एक तो तब होता है जब कोई बाह्य आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है, उसकी मांग के अनुसार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विस्थापित होता है। अब चूंकि आपको याद होगा जो भी पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए केवल जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
लेकिन जो डबल बॉन्ड बनता है उसमें आपका पहला सिग्मा और दूसरा पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड में दूसरा और तीसरा दोनों पाई बंद होते हैं। तो ये जो प्रभाव है केवल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाया जाता है। उन्हीं में ये पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, नहीं जो पाई बंद बनाते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म कहलाते हैं। उसका ही पूर्ण विस्थापन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में होता है। आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटाते ही ये प्रभाव खत्म हो जाता है। इस प्रभाव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पहले अक्षर ई द्वारा दर्शाते हैं। चूंकि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कमज़ोर बंध से बंधे होते हैं, यानी ढीले होते हैं। आपको पता है कि अध्याय 4 में आपने पढ़ा था जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो अक्षीय अतिव्यापन से बनते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो पार्श्वीय अतिव्यापन से बनते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो कक्षीय अक्ष होती है, अक्ष के दोनों ओर पाया जाता है, या हम इसको इस तरह भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का घनत्व दो जगह होता है, बीच में नोडल प्लेन होता है, इसलिए ये कमज़ोर होते हैं और ये ढीले बंधे होते हैं, इसलिए इनको आसानी से विस्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे हम सांकेतिक रूप से देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपका कीटोनिक समूह है सी डबल बॉन्ड O। इसमें अभिकर्मक मिलाने पे ये क्या होता है, इसका जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, यानी सी डबल बॉन्ड O में जो पाई बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है O पे स्थानांतरित हो जाते हैं और ऑक्सीजन पे ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पे धनावेश आ जाता है। जैसे ही अभिकर्मक को हटा देते हैं फिर पुनः पूर्व स्थिति में ये आ जाता है। तो जब ऋणावेशित और धनावेशित आक्रमणकारी होती है, उनकी अलग अलग मांग होती है, उसके आधार पर ही दो प्रकार का होता है। परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक में प्राप्त करता है वो जो यहाँ पे जिसको इलेक्ट्रॉनिक में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनिक जिसके पास पहुँच जाती है, यहाँ पे O पे पहुँच गए तो O कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। यहाँ से पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए, O पे पहुँच गए, तो O ऋणावेशित हो गया और जिससे हट जाता वो दूसरा धनावेशित होता। इस पर अष्टक पूरा होगा, इस पर षष्टक होगा, यानी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म का पूरा स्थानांतरण हो रहा है, यानी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले गए हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक तो धन ई प्रभाव कहलाता है जिसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर स्थानांतरित होते हैं जिस पर आक्रमणकारी अपकर्मक जुड़ता है या आक्रमणकारी अपकर्मक आक्रमण करता है। ये कब होगा, जिस आक्रमणकारी अपकर्मक यदि धनावेशित होगा, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो उस पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म पहुंच जाएंगे, और इससे उल्टा होगा तो दूसरे पे इलेक्ट्रॉन युग्म पहुंचेगा। देखिए फिर से आप देख लें, धन ई प्रभाव यानी धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। जब जो बहुआबंध है यानी मल्टीपल बॉन्ड पाई के पाई इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित उस परमाणु पे होंगे जिस पे आक्रमणकारी अपकर्मक बंध से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम धन ई प्रभाव कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, आक्रमणकारी अपकर्मक है H+ आयन, ये आके H+ आयन इस वाले कार्बन पे जुड़ गया। चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये किसके पास पहुंचेंगे, उसी कार्बन में पहुंचेंगे जिसमें H जुड़ा है। तो ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये इसको मिलकर ये बंध बन गया और इस कार्बन पे धनावेश आ जाएगा। यदि आक्रमणकारी आपका पॉजिटिव है यानी वो धनावेशित है तो उसको ऋणात्मक यानी नेगेटिव कार्बन चाहिए, इसीलिए ये उसी पे जुड़ेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया हो। इसके विपरीत ऋण ई प्रभाव में क्या होता, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म वहाँ पहुँचता जहाँ पे वो आक्रमणकारी नहीं जुड़ा हो, यानी वो दूसरे वाले पे पहुँचता है।
यहाँ पे आप देखें जैसे साइनाइड है, साइनाइड समूह जो साइनो समूह होता है उस पर ऋणावेश होता है, तो इसको किसकी ज़रूरत होगी? पता है न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, वहाँ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इसीलिए ये कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे धनावेश होगा, यानी इसके दूसरे वाले पे इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित होगा। तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन युग्म आएगा, यहाँ पे ऋणावेश रहेगा और इस पे धनावेश हो जाएगा। तो धनावेश को पूरी करने के लिए ये साइनाइड समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो जब आक्रमणकारी ऋणावेशित होता है तो ऋण ई प्रभाव दिखाता है, और जब ये धनावेशित होता है तो धन ई प्रभाव दिखाता है। हाँ, अब बात करें जब प्रेरणक प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव चूंकि इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है इसलिए ये अधिक प्रबल है, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव ही प्रभावी होता है, प्रेरणक प्रभाव नहीं। यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में देखिए एक्स ऋणायन, नहीं मानो हेलोजन का कोई ऋणायन यहाँ पे आता है, तो ये एक्स कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पे धनावेश होगा। तो ये जो स्थानांतरित मान लीजिए इस कार्बन पे हो रहा है, तो इस कार्बन पे आपका ऋणावेश आएगा और इस पे धनावेश आएगा, तो इस पे एक्स जुड़ेगा। एच एक्स से मान लो क्रिया हो रही है, तो एच एक्स में पहले क्या होगा? एच एक्स टूटेगा, एक एच प्लस आयन होगा और एक्स माइनस आयन होगा। तो इसमें स्थानांतरित इस पे मतलब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे ऋणावेश होगा, इस पे धनावेश होगा, तो धनावेश की जगह ऋण वाला पार्ट जुड़ेगा और ऋण के पे धन वाला पार्ट जुड़ेगा। इस तरह से ये बन जाएगा। अब हम तुलना करें दोनों की, जो आई प्रभाव है, ई प्रभाव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव और प्रेरणक प्रभाव। इनमें जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव अस्थायी है। ये जैसे ही अभिकर्मक हटता है तो इसका प्रभाव शून्य हो जाता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट स्थायी है, ये हमेशा बना रहता है। ये ई प्रभाव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पे होता है, जबकि प्रेरणक प्रभाव कार्बन श्रृंखला के सिग्मा बॉन्ड पे होता है। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव परमाणु इलेक्ट्रॉन को खींचता है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तीसरा अंतर है इनमें, यह केवल पाई बंध वाले दो परमाणुओं तक ही सीमित रहता है, यानी जो दो परमाणु बगल बगल में जुड़े हैं उन्हीं को प्रभावित करता है। लेकिन ये जो है कार्बन श्रृंखला में स्थानांतरित होता है, ये 2 से 3 कार्बन तक पहुंच जाता है। इस तरह से हम इन दो प्रभावों की चर्चा आज की। हम अगले भाग में और अलग प्रभाव की चर्चा करेंगे। आशा है आप सब लोगों को ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। इसको एक बार में समझ में नहीं आता है तो बार बार देखिए, और साथ में आप एनसीईआरटी की पुस्तक को रखिए, देखिए, और यदि कोई डाउट्स वगैरह होते हैं, आपको कोई समस्या आती है तो बात कर सकते हैं।